नमस्कार दोस्तों। हम अतीत को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने अतीत को कैसे निर्धारित करते हैं, हमारे अतीत में क्या हुआ, इसकी जानकारी हम किस आधार पर निकालते हैं। अगर इतिहास की भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं अतीत को जानने के स्रोत। जैसे हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कुषाण, सुंग, इन सब के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली। ये हमने किन आधारों पर डिसाइड किया कि सिंधु घाटी सभ्यता इस समय से इस समय तक थी, उसके बाद वैदिक काल आया। ये हमें कुछ सुरागों से मिली है और वो सुराग हैं स्रोत। ये स्रोत जब हम इतिहास लिखते हैं तो एक टूल किट के जैसे काम करते हैं। जैसे मिट्टी में दबे अवशेष, चट्टानों पर खुदे संदेश या प्राचीन ग्रंथों में भारत के भव्य अतीत का वर्णन, ये सारी चीजें स्रोत हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हम स्रोतों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य ले लेते हैं और दूसरे साहित्यिक साक्ष्य ले लेते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में ग्रंथ हैं जो उस समय के समाज, विश्वासों और घटनाओं का वर्णन करते हैं। इनमें धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, गैर धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं और विदेशियों के वृतांत हो सकते हैं। दूसरी ओर है पुरातात्विक साक्ष्य। भौतिक अवशेष है, इन्हें छू सकते हैं, माप सकते हैं। इन अभिलेखों में सिक्के हैं, स्मारक, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन आदि शामिल हैं। ये अक्सर साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक प्रामाणिक और कम पक्षपाती माने जाते हैं। जैसे अगर कोई साहित्यिक स्रोत है तो उसमें लेखक की कल्पना हो सकती है, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल ही सच माने जाते हैं। बस उन स्रोतों के आधार पर हमें क्या निष्कर्ष निकालना है, ये हम पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। जैसा कि हम जानते हैं जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनको जानने से पहले हम पुरातत्व को समझ लेते हैं। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। आर्कियोज मतलब प्राचीन और लोगिया मतलब ज्ञान। यह प्राचीन स्थलों से प्राप्त पुरा वस्तुओं का अध्ययन कहलाता है। यह हमें उस समय के बारे में बताता है जब कोई लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अक्सर जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं उत्खनन से प्राप्त होते हैं। उत्खनन को दो तरीके से होता है, एक लंबवत उत्खनन है, एक क्षैतिज उत्खनन है। लंबवत उत्खनन का मतलब होता है कि हम एक क्षेत्र में गहरी खुदाई करके और समय समय पर विभिन्न संस्कृतियों के क्रम का पता लगाते हैं। यह हमें एक कालानुक्रम का सीक्वेंस देता है। जबकि क्षैतिज अपखनन में, जो क्षैतिज उत्खनन होता है, उसमें हम ये पता चलते एक ही प्रकार की संस्कृति के का पूर्ण रूप का अध्ययन करते हैं। समय की जो संस्कृति है उसमें समाज की स्थिति, आवास, धार्मिक जीवन, आज सबकी विस्तृत जानकारी, एक ही संस्कृति की विस्तृत जानकारी का पता लगता है। लंबवत उत्खनन करने में क्या लगता है? विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लंबवत उत्खनन करते हैं। और क्षैतिज उत्खनन एक ही संस्कृति का विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्षैतिज उत्खनन करते हैं। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहा जाता है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। ये चट्टानों पर, स्तंभों पर और तांबे की प्लेटों या ताम्र पात्र पर पाए जाते हैं। भारत का सबसे पुराना शिलालेख सम्राट अशोक का है, जो 272 से 223 ईस्वी पूर्व पुराना है। ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए थे। लंबे समय तक इन्हें पढ़ा नहीं गया, लेकिन 1800 में एक ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जिसमें अशोक के साम्राज्य के शासन और उनकी धम्म नीति के बारे में जानकारी मिली। अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख हम देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, इसमें उनकी सैन्य विजयों का विवरण मिलता है। खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख, कलिंग राजा के जीवन और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। पुलकेशन द्वितीय का होल अभिलेख, चालुक्य राजा की हर्षवर्धन पर विजय का उल्लेख है। ये कुछ प्रमुख। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। ये चट्टानों पर लिखे पाए जाएंगे, स्तंभों पर लिखे मिले हैं और तांबे की प्लेटों पर यानी ताम्र पात्रों पर लिखे मिले हैं। भारत में सबसे पुराना शिलालेख सम्राट अशोक का है, जो 272 से 231 ईस्वी पूर्व के हैं। ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। लंबे समय तक इन्हें पढ़ा नहीं गया, लेकिन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने, जो एक ब्रिटिश विद्वान थे, इन्हें पढ़ा, जिसमें सम्राट अशोक के साम्राज्य, प्रशासन और उनकी धम्म नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख इस प्रकार हैं, जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण मिलता है। राजा खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख, यह कलिंग राजा के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन है। और पुलकेशन द्वितीय का होल अभिलेख, चालुक्य राजा पुलकेशन की हर्षवर्धन पर विजय का इसमें उल्लेख है। अब के पास या अन्य लेखों के बाद अब हम पढ़ते हैं सिक्के। सिक्के क्या कहते हैं? सिक्कों से जानकारी हमें शासक और उनके कालक्रम की मिलती है। सिक्कों पर जो तिथियां अंकित होती हैं वो राजाओं के नाम और राजवंशों का सटीक कालक्रम निर्धारित करने में मदद करती हैं। अगर किसी स्थान पर बड़ी संख्या में सिक्के मिले हैं तो यह इंगित करता है कि वह क्षेत्र उस शासक के साम्राज्य का हिस्सा था। सिक्कों पर अंकित देवी देवताओं के चित्र उस समय के धार्मिक झुकाव को प्रकट करते हैं। कुछ सिक्के हैं, जैसे कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे,
जो एक संपन्न अर्थव्यवस्था का संकेत है। गुप्तों ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन वे अक्सर अशुद्ध होते थे, जो संभवतः बाद के काल में आर्थिक दबाव को दर्शाता है। आहत सिक्के क्या होते थे? आहत सिक्के वो सिक्के होते थे जिस पर कोई लेख नहीं लिखा होता, बस प्रतीकों का ठप्पा लगाकर बनाया जाता था, इससे कोई जानकारी नहीं मिलती। अब हम कुछ मौन गवाह जैसे स्मारक, मूर्तियां और चित्रकला, प्राचीन मंदिर, स्तूप और महल उस समय की वास्तुकला, तकनीकी, कौशल और धार्मिक सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। वास्तुकला की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। मूर्तियां धार्मिक विश्वासों और कलात्मक परंपराओं को दर्शाती हैं। मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियां हैं: गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। चित्रकला जैसे अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र प्राचीन भारत की कलात्मक उत्कृष्टता का एक अनूठा उदाहरण है, जो मानवीय और प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाते हैं। ये भी स्मारक ही हैं, स्रोत ही हैं, इतिहास जानने के स्रोत हैं। अब हम ये तो हमने सब पुरातात्विक, अब लिखित शब्द, लिखित स्रोतों में आते हैं साहित्यिक स्रोत। जब मानव सभ्यता ने लिखना सीख लिया तो उन्होंने अपने ज्ञान, कहानियों और इतिहास को ग्रंथों में दर्ज करना शुरू कर दिया। ये साहित्यिक साक्ष्य हमें उस समय के समाज, राजनीति और दर्शन की गहरी समझ तो प्रदान करते हैं, लेकिन उनके कुछ हो सकता है उन्होंने किसी अपनी व्यक्तिगत इच्छा से प्रेरित होकर लिखा हो, या उनका किसी विशेष झुकाव के कारण लिखा हो, तो फिर भी हम साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांट लेते हैं। धार्मिक स्रोत जैसे वेद, पुराण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, तो अन्य कोई धार्मिक ग्रंथ उन्हें पढ़ते हैं। गैर धार्मिक ग्रंथ में होते हैं किसी की जीवनियां, नाटक और कानून की किताबें आदि। विदेशियों के बतान, जो भारत में विदेशी आए, चीनी यात्री आए, ग्रीक यात्री आए, उनके द्वारा लिखे गए यात्राओं के विवरण। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये ग्रंथ हैं ये बेस्ड हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। सबका अपना व्यू है, लोगों ने अपने विचार से लिखे। तो इतिहासकार क्या करते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों को मिलाते हैं। अगर साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों की पुष्टि करते हैं, अगर पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि करते हैं, तो ही उन्हें प्रमाणिक मानते हैं, और यही इतिहास लिखने की प्रक्रिया है। आप कुछ धार्मिक साहित्य देख लेते हैं, पहले ब्राह्मण साहित्य देख लेते हैं। सबसे पुराने ग्रंथ हैं इनमें, सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, जिसे बताते हैं 500 से 1000 ईसा पूर्व है। ये हमें आर्यों के प्रारंभिक जीवन, समाज और उनके धार्मिक विश्वास के बारे में बताते हैं। बाद के वेद और उत्तर वैदिक काल के परिवर्तनों को दर्शाते हैं। फिर है पुराण, उसके बाद महाकाव्य है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, जातक कथाएं और अंगुत्तर निकाय ये है। जैन ग्रंथों में आगम है, भगवती सूत्र है और परिशिष्ट पर्व। अब कोई धर्म से परे मतलब गैर धार्मिक साहित्य को भी देखते हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कल्हड़ की राजतरंगिणी है, पढ़नी की अष्टाध्यायी है और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। इसमें कुछ विदेशी यात्रियों के वर्णन भी साहित्यिक स्रोतों में गिने जाते हैं, जैसे ग्रीक जो और रोमन लेखक हैं, मेगास्थनीज की इंडिका है, जो उस समय के मौर्य समाज का एक महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करती है। चीनी यात्री जो फयान आए थे या फनसांग आए थे, जैसे ये बौद्ध भिक्षु थे, इनने जो यात्रा भारत में की, उनकी यात्रा का वृत्तांत लिखा है, वो उस समय के भारत की स्थिति बताती है। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद ने भारतीय गणित, दर्शन और संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों की गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है, ये भी बताता है। अब कुछ चुनौतियां भी होती हैं, इतिहासकारों के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनको उन्हें कंसीडर करना पड़ता है, उन चुनौतियों से का सामना करना पड़ता है जब वो इतिहास लिखते हैं। भौतिक क्षरण, ये क्या होता है, समय के साथ अभिलेख खराब हो सकते हैं, अक्षर मिट सकते हैं, पांडुलिपियां नष्ट हो सकती हैं, इससे जानकारी अधूरी या अपठनीय हो जाती है, अधूरी जानकारी मिलती है। साक्ष्य की खंडित प्रकृति, हमें जो कुछ भी मिलता है वह अतीत का केवल छोटा सा हिस्सा है। पुरातात्विक साक्ष्य अक्सर अधूरे होते हैं और केवल असाधारण घटनाओं को ही हम पढ़ पाते हैं, पूरी जानकारी हमें उस समय की नहीं मिलती। भाषा और लिपि की बात है, प्राचीन लिपियों जैसे हड़प्पा की लिपि को समझना बेहद मुश्किल या असंभव है। एक ही शब्द के अलग अलग समय और स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। कभी कभी लेखकों के पूर्वाग्रह भी या राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां अक्सर उन्हें उनके संरक्षकों की सफलता को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करती है। अब कुछ साहित्यिक साक्ष्य ऐसे मिलते हैं, केस स्टडी से पता चलता है उनके बारे में पूरी जानकारी। कुछ ऐसे मौन साहित्यिक साक्ष्य हैं जिनके बारे में हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर जब उनके पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले तो वहाँ पे सुनियोजित नगर व्यवस्था मिली, ग्रिड प्रणाली मिली, सड़कें और उन्नत जल निकासी व्यवस्था मिली, जो एक संगठित समाज की को दर्शाती है। दूसरी तरफ कलाकृतियों में मोहरे, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और औजार उनके व्यापक शिल्प और दैनिक जीवन के बारे में बताते हैं। लेकिन जब साहित्य का कोई पता ही नहीं चला, वहाँ जो मोहरे और अन्य वस्तुओं पर लिपि मिलती है उसे आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। हम उनकी भाषा, उनके साहित्य, उनके शासकों के नाम या उनकी राजनीति या धार्मिक विचारों के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। अंत में हम ये बात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो इतिहास है कभी एक सुराग पे नहीं बनता, कई सुराग को जोड़कर बनता है। साहित्यिक सुराग, पुरातात्विक सुराग, मुद्रा शास्त्रीय सुराग और पुरालेखी सुराग। जैसे ग्रीक यात्री मेगास्थनीज अपनी इंडिका में चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र और उनके प्रशासन का वर्णन करता है। यह एक बाहरी स्रोत से राजनीतिक संरचना और सामूहिक जीवन का प्रदान करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में पाटलिपुत्र में हुई खुदाई से मौर्यकालीन लकड़ी के महल के अवशेष मिलते हैं। यह साहित्यिक विवरणों को ठोस पुरातात्विक साहित्य से प्रमाणित करता है। ऐसे प्रमाणीकरण होते रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में बताया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी को लेकर आएंगे।